नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़े माँ बाप का बेटी दामाद और बेटा बहू ने मिलकर सब कुछ छीन कर मरने के लिए छोड़ दिया। फिर पिता ने लगाया ऐसा दिमाग कि राघव जी की आमदनी बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा। तो आमदनी बढ़ाने के लिए राघव जी ओवर टाइम भी किया करते थे। अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपया जमा करते। जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता था। सीमा जी भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके कम बजट में ही गुजारा करती। हर चीज को घिसने तक पूरा इस्तेमाल करती। एक एक रुपया बचाने के लिए लाखों जतन करती और अपनी इच्छाओं का गला घोटती रहती। राघव जी के रिटायर होते ही समय जैसे थम गया। जीवन की गाड़ी का पहिया जैसे एक जगह अटक गया। सब कुछ शांत हो गया। सारे पल थम से गए। पति पत्नी की भाग दौड़ समाप्त हो गई। राघव जी ने बचत के पैसों से एक मनपसंद सुंदर घर बना लिया। एक एक पाई को जोड़कर घर का निर्माण किया। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे लोन में बैठकर चाय की चुस्कियों का उनका अपना सपना अब जाकर पूरा हुआ था। समय जैसे उड़ने लगा। राघव जी के एक बेटा राज और एक बेटी रीता थी। बेटा राज ने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की और फिर इंजीनियरिंग की शिक्षा पास की। राज का विवाह और सभी कुछ राघव जी की नौकरी में रहते पूरे हो चुके थे। राज की नौकरी शिमला में थी तो पत्नी संग वहीं बस गई। बेटी रीता पति व बच्चों के साथ बेंगलोर में रह रही थी। दामाद एक फैक्ट्री का मालिक था। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राघव जी ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया कि आमदनी, पेंशन और बैंक में जमा पैसों के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चलता रहे। उन पैसों से उनका अच्छे से जीवन कट जाता था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता देवी जी पूरे दिन टेलीविजन देखती, आराम करती, ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियां मिटाने वाले मेकअप कराती। पूरे दिन बस इन्हीं कामों में लगी रहती। एक दिन राघव जी हंसते हंसते बोली, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में भी निखार आ रहा है। तुम तो पहले से भी अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। एकदम चमक छल्लो लगने लगी हो। सीमा जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आप भी कौन सी कम हो। आप भी तो नए लड़कों जैसे दिखते हो अभी भी। और दोनों दंपति खूब हंसे लगे। दोनों का वक्त हंसते हंसते यूं ही गुजर जाता था। दोनों में बचपना भर गया था। सर्दी के मौसम में रीता के घर बेंगलोर चले जाती और गर्मी के मौसम में राज के घर जाकर शिमला में गुजारती और बच्चों के साथ खूब मस्ती करती। बेटी दामाद, बेटा बहू सभी उनके सम्मान में लगी रहती। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के सम्मान हैं। जैसे वे लोग हैं वैसे ही आप दोनों। आपका साया हमेशा हम पर बना रहे। बुजुर्ग की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। नहीं तो आजकल कहाँ यह सौभाग्य हर किसी को मिलता है। राघव जी, सीमा जी, आपने दामाद की बातें सुनकर
गदगद हो जाती। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर बेंगलोर के दर्शनीय स्थानों पर घुमाती, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। बेटी भी खूब सेवा पानी करती। सेवा करने में बहू भी कम नहीं थी। अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन कराती और धुले हुए एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराई करने वाली औरतों पर सीमा जी व्यंग्य कसती कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी, तुम लोग बहू को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वो मुझे सुख और आराम देती है। मैं उसके करने में कभी कोई कमी नहीं करती, तो वो भी कमी नहीं करती। राघव जी भी दामाद की प्रशंसा करते नहीं थकती और सोचते, पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी डरते हैं। हमारा दामाद तो हमारे बेटे से भी बढ़कर है। हम तो धन्य हो गए ऐसी बहू और दामाद पाकर। यही सब बातें दोनों दंपति बोलते और सोचते रहते। एक दिन रीता का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया। क्या हुआ बेटी? माँ ने उसकी आवाज सुनकर घबराहट से पूछा। रीता बोली, हमारे घर और फैक्ट्री में आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वो हमारे घर से जेवर तक निकाल कर ले गए। हम बर्बाद हो गए मम्मी। तभी राघव जी सीमा जी के हाथ से फोन छीन कर बोली, ये सब क्या हो गया? बेटी, जेठ के कारण पापा, सारी गलती उन्हीं की है। सारी हेरा फेरी उन्हीं ने ही की है और उनकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। रीता रोते हुए बोली। राघव जी ने बेटी को सांत्वना देती रह गई और फोन कट गया। वह दम से कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई हो। ये एकदम से क्या हो गया? ये सब बेसोच से हो गए और सीमा जी का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की तरह अपने सिर के बाल नोचने लगी। राघव जी ने पत्नी को देखा तो अपने आप को संभाला। सीमा जी को पानी पिलाकर अपने हाथों में उनका हाथ लेकर उन्हें धैर्य बंधाया कि दुख तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी दुखी मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंची। संकोच छोड़ रीता अपनी परेशानी अपने माँ पिता को बताने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर हमें किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। आप हमारे सर पर हाथ रख दीजिए। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद ना मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी हमें। राघव जी और सीमा जी अपने बेटी और दामाद को ऐसी हालत में कैसे देख सकते थे? उनसे अपनी बेटी और दामाद की स्थिति देखी नहीं जा रही थी। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फिर फैसला लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्जी क्या है? ये लोग हमारा सहारा पाने और कहाँ जाएंगे?
हमें इनका एकमात्र सहारा है। अपने ही अपनों के काम आते हैं। जीवन भर अपने बच्चों के लिए इतना किया, अब कर देंगे तो क्या हर्ज है। यह सोचकर राघव जी ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद उनके पैरों में गिरकर पड़ा और कहा कि वो इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। राघव जी सीमा जी को रकम देने पर कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम लेकर जाएगा कहाँ। कह रहा है तो लौटा भी अवश्य देगा। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के समान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दोनों राहत का आभास कर रहे थे। बेटे राज का फोन आया तो माँ ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों अचानक से सीमा जी और राघव जी के घर आ दमके। इस तरह अचानक अपनी बहू बेटों को देखकर राघव जी और सीमा जी आश्चर्यचकित रह गए। बेटा सब ठीक तो है ना? राघव जी उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से राज ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। ये भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। आपने हमसे पूछे बिना ही रकम बेटी दामाद को दे डाली। हमसे पूछना तक भी जरूरी नहीं समझा। बहू की बात सुनकर राघव जी हक्के बक्के रह गए। वे स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को रुपए की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपए उधार ही तो लिए हैं, ब्याज सहित चुका देंगे। आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत आपके पास है? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? बेटा बहू ने ऊंची आवाज में पूछा। वे क्या पराए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती और सबूत रखा जाता? राघव जी ने कहा, पापा आप भूल रहे हैं, रुपए किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकते हैं। पैसा ऐसी चीज है जो इंसान को हैवान तक बना देता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है, और रीता भी तो है, वह तो हमारी बेटी है। बेटी दामाद तो बेईमानी करने देके। सीमा जी बोली, ये तो वक्त बताएगा कि वे लोग बेईमान है या ईमानदार। पर पापा आप मकान मेरे नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्यार में अंधे होकर मकान भी उन लोगों के नाम कर डाले। ये मकान मुझे चाहिए, बेटे ने गुस्सा होते हुए कहा। बेटा की बातें सुनकर राघव जी तो सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस तरह का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमेशा उन्हें प्यार दिया, मान सम्मान दिया, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों इसी असमंज में फंसे रहे। आखिर बेटा बहू इस बात पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटे बहू कई तरह की हिदायतें देकर बदतमीजी कर शिमला चले गए। राघव जी व सीमा जी के मन पर चिंताओं का बोझ पड़ा। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है? रुपए बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़ी है। हमारी बेटी है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हफ्ते में 2 बार दामाद का फोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो उठते और सोचते, दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही राज को
उनके खिलाफ भड़काया होगा। अपने सास ससुर के सामने कैसे चपड़ चपड़ बोल रही थी। वही बहू जो बिस्तर में बैठे हुए खाना दे रही थी, आज उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। अब राघव जी व सीमा जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब दामाद उनका रुपया लुटाने आएगा। मैं सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहूंगा, किसी रुपए की खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। उस दिन बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो राघव जी और सीमा जी चिंतित होने लगे। वो अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फोन पर रीता और दामाद से बात ही नहीं हो पा रही थी। मेरा तो मन बैठा जा रहा है जी, फोन भी नहीं आया और उठा भी नहीं रहे, पता नहीं क्या होने वाला है, सीमा जी दुखी मन से बोली। तो राघव जी ने उन्हें सांत्वना दी और सारी चिंता छोड़कर हर साल की तरह इस साल भी राघव जी व सीमा जी ने बेंगलोर जाने की तैयारी कर ली और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगे कि बेटी दामाद हमें बुला लेंगे तो तुरंत चल पड़ेंगे। एक दिन रीता का फोन आया तो राघव जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर रीता ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि वे लोग इस बार बेंगलोर ना आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है, हमारे ही जीना मुहाल हो गया है। राघव जी और सीमा जी बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाह रहे थे, अपने रुपए की बात करना चाहते थे, पर रीता ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और अपनी बात बोलकर फोन काट दिया। दोनों माता पिता बेटी के इस व्यवहार से टूट गई। दोनों वहीं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके राघव जी ने बेटी से रुपये की बाबत पूछ ही लिया। रीता जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। आप कैसे पिता जो बेटी के सुख से अधिक आपको रुपये प्यारे हैं? अभी तो इनका काम ही शुरू हुआ है, अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? आप दोनों को हमारी तो चिंता नहीं है, बस पैसे चाहिए। दामाद चिल्लाकर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता, क्या आप उससे भी वापस मांगते? आपके पास रुपए की कमी है क्या? ये रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपये से कोई ऐश थोड़ी ही कर रहा हूँ, मैं आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। इतने खर्चे तो आपकी बेटी के ही हैं, मैं अकेला कहाँ से पूरा करूँ? दामाद की बातें सुनकर राघव जी और सीमा जी सन्न रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं खोखली साबित हुई, उल्टे उनके लिए बुरे और बन गए। रुपए तो गए ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। यही दिन देखना बाकी था। इस दिन के लिए तिनका जोड़कर औलाद को पाला था। अपना ही पैसा मांगने पर बेटी दामाद ने इतना जलील कर दिया। राज का फोन आया, पापा रुपए मिल गए। राघव जी चकरा गए कि क्या उत्तर दे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वे बहुत ही संभल कर बोली, दामाद का काम चल जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया है? वह मेहमान निकल गया। राज चिल्लाया तो सीमा जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती हुई बोली, बेटा तो ठीक कह रहा था, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। राघव जी व सीमा जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वो बेटी दामाद के खिलाफ ये सब कर सकते थे? क्योंकि वो अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सकते, इसलिए राज मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका और माँ बाप पर पूरा दबाव बनाने लगा। पुत्री दामाद से तो संबंध टूट ही चुके थे, बेटा बहू से ना टूट जाए ये सोचकर दोनों ने कोर्ट का मुकद्दमानामा में वसीयतनामा
सारे कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात बेटे को थमा दिए। राज संतोष भावती चला गया, बोझ उतर गया। राघव जी ने सीमा जी की तरफ देखकर कहा, आपने तो मकान की रंगाई पुताई कराने की चिंता और ना हाउस टैक्स जमा कराने की। राज पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। सीमा जी को ना जाने कौन सा सदमा लग गया कि वे दिन पर दिन सूखती जा रही थी। उनकी हंसी होठों से छीन चुकी थी, भूख प्यास सब मर चुकी थी। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एक टक देखती रहती या फिर शून्य में घूमती रहती। राघव जी दुखी होकर बोले, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली है। बालों पर मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया, ब्यूटी पार्लर भी जाना बंद कर दिया। निरूपा रॉय लगने लगी हो, बोरिंग कुसट लगने लगी हो। राघव जी उनकी होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश में लगे थे। सीमा जी दुखी मन से कहने लगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा। अब हम बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं। बेटा दामाद भी धोखेबाज निकल गए। अब क्या बचा है जीवन में? मेरी पेंशन और इस मकान का किराया तो है। हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव जी पत्नी और खुद को ही समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया तो शेखर ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया ना देने के कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए ठीके से स्वर में कहा कि वह राज को सही वक्त पर किराए मनी ऑर्डर भेज चुका है। राज को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब राज है। किराएदार ने नया किरायानामा निकालकर राघव जी को दिखा दिया, जिस पर राज के हस्ताक्षर थे। राघव जी सिर पकड़े रह गई कि सिर्फ मामूली सी पेंशन के सहारे अब अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। बेटे पर मुकदमा करोड़ा। सीमा जी पागलों की तरह बहाती ही चिल्ला उठती, अब बेईमान है, पैसों के भूखे हैं, किसी को माँ बाप की चिंता नहीं। राघव जी कहते हैं, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारे मृत्यु के बाद दोनों को ही मिलना ही था। पहले मिल गया, इससे भला क्या फर्क पड़ गया? सीमा जी बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे साथ प्यार सम्मान का ठोक करते रहे। दौलत मिल गई तो फोन पर बात करना भी छोड़ दिया। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता, अपना खून पराया हो गया तो अपना क्या रह गया? आज औलाद ने कैसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। जिस औलाद को हमने पेट खाट खाट कर पाला, पाई पाई जोड़कर ये घर खड़ा किया, हमेशा अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा। दोनों दंपति गले मिलकर रोने लगे, जिन्हें देखने वाले भी कोई नहीं था। एक दिन राघव जी अलमारी में पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तक तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाहों के सामने पुस्तकों के बीच में दवा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले इंदिरा विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता न बेटा बेटी को ना था न सीमा जी को। यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं रहा था। मुसीबत में है 90,000 की रकम उन्हें 90 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा, जैसे फिर से युवा हो गए। हफ्ते भर में ही उन्होंने लोन के कोने में 3 शीट डलवाकर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा दी। कुछ सामान पुराना भी खरीद लाए और नौकर भी रख लिए। सीमा जी भी इसी काम में व्यस्त हो गई। राघव जी बाहर के काम संभालती तो सीमा जी दफ्तर में बैठती। दोनों के दिन फिर से निहाल होना शुरू हो गए। राघव जी हंसकर कहते, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। बूढ़ी हड्डियों को और बूढ़ा बना डाला था।
संतान ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। सीमा जी मुस्कुराते बोली, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए वचन पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। ये रकम ना मिलती तो हमें अपना बाकी आजीवन बेटी दामाद या बेटा बहू की गुलामी करते हुए बिताना पड़ता। अब हमें बेटी दामाद, बेटा बहू सभी को भुला देना ही उचित रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने फिर से अपना रास्ता बना लिया है। हम किसी बेटे बहू या बेटी दामाद के मोहताज नहीं हैं। सीमा जी व राघव जी के चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, जैसे उनका खोया सुकून फिर से वापस लौट आया हो। दोनों फिर से हंसी मजाक करने लगे और अपना जीवन फिर से प्यार से गुजारने लगे। औलाद ने धोखा कर दिया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें फिर से जीने की राह दिखा दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।